फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से आपका चैनल पे स्वागत करते हुए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार। इसमें अरस्तु जो है दास्ता प्रथा का समर्थन करता है और उसके बारे में क्या क्या अपने विचार रखता है, ये मैं आपको करवाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार क्या है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अरस्तु का परिचय। अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो यूनान में हुआ था। कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व हुआ था। इनके जो गुरु थे वो थे प्लेटो और इनके जो शिष्य थे वो थे सिकंदर महान। अरस्तु जो है एक महान दार्शनिक थे और साथ साथ वो राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं दास प्रथा के विषय में। उस समय यूनान में दास प्रथा जीवन का विशेष अंग मानी जाती थी और सामाजिक संगठन के रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। मतलब क्या था कि उस समय यूनान में प्रचलित थी दास प्रथा। परिवार का एक हिस्सा माना जाता था दासों को। ये माना जाता था कि दासों के बगैर जो है परिवार अधूरा है। ठीक है, तो दासों को एक अभिन्न अंग माना जाता था और इसी प्रकार जो है सामाजिक संगठन को पूरा किया जाता था। मतलब सामाजिक संगठन की रीढ़ की हड्डी, सामाजिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो परिवार, और परिवार को जो है दासों के बगैर पूरा माना नहीं जाता था। तो इसलिए कहा जाता था कि जो सामाजिक संगठन है उसमें दास क्या है? रीढ़ की हड्डी है। इस वर्ग में दरिद्र व्यक्ति था, युद्धबंदी सैनिक शामिल होते थे। मतलब जो दास होते थे उस वर्ग में कौन शामिल होते थे? एक तो बहुत गरीब व्यक्ति थे वो शामिल थे दासों में, और दूसरे जो है युद्ध में जो हार जाते थे और उनको बंदी बना लिया जाता था। बंदी बना के उनको किस में शामिल कर लिया जाता था? दासों में शामिल कर लिया जाता था। तो दास दो तरह के थे, एक गरीब व्यक्ति और दूसरे जो युद्ध में हारे हुए व्यक्ति थे वो। अब पढ़ते हैं अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में जो है दास्ता संबंधी विचार दिए। अरस्तु का क्या कथन था? अरस्तु ये चाहता था कि दास ना तो जानवरों की तरह जीवन जिए और ना ही वो दास प्रथा का अंत चाहता था। वो हमेशा ये चाहता था कि जो मालिक हैं वो दासों के साथ भी जो है एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करे, उन्हें दंड ना दे और उन्हें अच्छे से रखे। वो उन्हें जो है मालिकों का एक अभिन्न अंग या एक शारीरिक अंग की तरह मानता था। जिस प्रकार मालिक जो है अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार वो दासों का ख्याल रखे, ऐसी विचारधारा अरस्तु की थी। अब पढ़ लेते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा कि जो गृहस्थी व्यवस्था है, जो गृहस्थ यानी घर की जो व्यवस्था है वो दो उपकरणों के लिए आवश्यक है। मतलब दो उपकरण महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? सजीव और निर्जीव। सजीव उपकरण में क्या चीजें आती हैं? जैसे घोड़ा, कुत्ता, हाथी और दास। ये उसने माना है कि गृहस्थी चलाने के लिए कुछ सजीव चीजों की आवश्यकता है, जिसमें पशु और दास महत्वपूर्ण है। दूसरा है निर्जीव। उसने क्या मानना है कि अचल संपत्ति भी आवश्यक है। अचल संपत्ति में क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो भी कुछ है, भूमि वगैरह, वो अचल संपत्ति में आते हैं। तो उसने कहा कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए व्यक्ति के पास सजीव और निर्जीव दोनों ही चीजें होनी आवश्यक हैं। अब पढ़ लेते हैं अरस्तु की दास प्रथा के जो समर्थन में तर्क, कि किस प्रकार वो समर्थन करता है दास प्रथा का। सबसे पहले वो क्या कहता है? मनुष्य में प्राकृतिक असमानता, कि कोई भी मनुष्य जो है प्राकृतिक रूप से समान पैदा नहीं हुआ। कोई जो है विशेष बुद्धि के साथ पैदा हुआ है तो कोई जो है बुद्धिहीन पैदा हुआ है। अगर वो शारीरिक रूप से देखे या मानसिक रूप से देखे, किसी भी रूप में जो है मनुष्य समान नहीं पैदा हुआ है। तो कुछ मनुष्यों में जो है स्वाभाविक रूप से गुण होते हैं शासन करने के और कुछ में स्वाभाविक रूप से गुण होते हैं दास बनने के। दूसरा उसने क्या कहा? योग्य का अयोग्य का स्वाभाविक शासन। दूसरा ये कहता है कि जो व्यक्ति योग्य है उसका एक स्वाभाविक शासन करने का गुण है और वो अयोग्य पे शासन कर सकता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो सभी रूपों में या सभी समाजों में होती है। तीसरा क्या है? कार्यों में विभिन्नता। अब एक व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक गुण है विवेक का, बुद्धि का, तो वो क्या करेगा? वो शासन करने का काम करेगा। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वो दास का काम करता है। तो उनके कार्यों में भी जो है स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से विभिन्नता बनी हुई है। अगला है दोनों के लिए लाभकारी। दोनों कौन? स्वामी और दास। स्वामी के लिए कैसे लाभकारी है? स्वामी के लिए इस प्रकार लाभकारी है कि स्वामी के पास अवकाश हो जाता है। कैसे अवकाश हो जाता है? कि जो उसके घर के कार्य हैं, एक्स्ट्रा जो काम है वो दास कर लेता है और स्वामी के पास अवकाश हो जाता है समाज कल्याण के कार्यों के लिए, जनता के
कार्यों के लिए। ठीक है, दास के लिए किस प्रकार, क्योंकि उसमें खुद की बुद्धि होती नहीं, वो विवेकहीन होता है, तो उसका संपूर्ण ध्यान रखने के लिए स्वामी होता है। तो ये दासों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और स्वामी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है श्रेष्ठतर का निमंतर पर शासन स्वाभाविक। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रकृति ने श्रेष्ठ बनाया है, जो अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ है, उसका क्या है कि स्वाभाविक है कि वो निमंतर पर शासन करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा कि श्रेष्ठतर का निमंतर पर शासन करना स्वाभाविक है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि जबरदस्ती है या कोई गलत प्रक्रिया है या न्याय संगत नहीं है, ये न्याय संगत प्रक्रिया है। अगला है दास अपने स्वामी का अंग होता है। जिस प्रकार स्वामी अपने शरीर का ध्यान रखता है, वैसे ही वो दास का भी ध्यान रखता है। और अरस्तु ने यही कहा है कि जो स्वामी हैं वो दासों का ध्यान रखें, उन्हें जो है दास ही ना समझे, अपने शरीर का अंग समझें और उसी प्रकार उनका ख्याल रखें। आगे आता है दासता के प्रकार। दासता दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक दास। ये व्यक्ति जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं। वे स्वभाव से दास होते हैं, मतलब क्या, उनमें बुद्धि नहीं होती है तो बहुत कम होती है। किसी कार्य को करने में वो अपने आप सक्षम नहीं होते। ठीक है, कुशल भी हो तो उनको ज्ञान नहीं होता कि ये कार्य मैं अपने आप कर सकूं। फिर वो अयोग्य होते हैं, किसी काम को करने में वो सक्षम नहीं है। तो वो क्या है कि वो स्वभाव से ही दास पैदा होते हैं, उनमें गुण है ही नहीं शासन करने का। दूसरा क्या होता है कानूनी दास। कानूनी दास का जो आधार है वो क्या है, शक्ति है। शक्ति के आधार पर ये दास बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं कि जो युद्ध में हार जाते हैं, हारने के बाद उनको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उनको क्या बना दिया जाता है, दास बना लिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कानूनी दास। परंतु कानूनी दास न्योचित नहीं है। परंतु ये कहना है कि जो कानूनी दास है वो न्योचित नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युद्ध में जो हारे हुए हैं वो योद्धा हैं, उनमें बुद्धि है, उनमें नैतिकता है, तो उनको दास बनाना सही नहीं है। क्योंकि वो योद्धा जो है बौद्धिक और नैतिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं, तभी वो युद्ध में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दास बनाना न्योचित नहीं है। दूसरा क्या कहा अरस्तु ने कि जो यूनानी है वो दासता को अनुचित मानता है। वो क्या मानता है कि यूनानी जो सभ्यता है, यूनानी जो लोग हैं वो सर्वश्रेष्ठ जाति है। कैसी जाति है? सर्वश्रेष्ठ जाति है। और जो दास बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बर्बर जातियों के बनते हैं। तो बर्बर जातियों को दास बनाना उचित भी है और न्याय संगत है, जबकि यूनानियों को दास बनाना अनुचित है, चाहे वो युद्ध में हारे हुए ही क्यों ना हो। पढ़ते हैं अरस्तु की दास प्रथा की आलोचनाएं। सबसे पहला क्या है? दास पारिवारिक संपत्ति नहीं है। अरस्तु ने क्या बताया इसमें कि दास जो है सामाजिक संगठन का एक अहम हिस्सा है और वो जो गृहस्थी व्यवस्था है उसका एक उपकरण है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उसने दासों को क्या मान लिया? एक सजीव संपत्ति के रूप में मान लिया, जबकि वो संपत्ति नहीं है, वो मानव है और मानव की दृष्टि में उसे पशु तुल्य मानना अन्यायपूर्ण है। दूसरा क्या है? यह सिद्धांत अमानवीय है। अब क्या है कि दास को स्वामी की इच्छा पूर्ति का साधन मानना, उसको पशु तुल्य मानना, ये क्या है? ये न्याय संगत तो है ही नहीं, ऊपर से जो है ये मानवीय अपराध भी है शारीरिक श्रम की उपेक्षा। इसमें क्या है? अरस्तु ने ये बताया है कि कुछ बच्चे जो है शुरू से ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। तो जिनमें बुद्धि होती है, जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो क्या है? वो शासन करने योग्य हैं। और जिनमें बुद्धि नहीं होती, जो शारीरिक श्रम करते हैं, वो दास बनने योग्य होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है अपने आप ही शारीरिक श्रम की उपेक्षा कर दी है, जबकि ये दोनों ही जो है बराबर माने जाने चाहिए। शारीरिक श्रम को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि मानसिक श्रम को मिलता है। अगला है बुद्धि विवेक का कोई मापदंड नहीं है। अरस्तु ने कहा कि कुछ में बुद्धि और विवेक जो है जन्मजात होते हैं, लेकिन इसका कोई मापदंड नहीं है। ऐसे कैसे पता लगेगा कि इतनी बुद्धि पर ये शासक बनने योग्य है या इतनी बुद्धि पर ये दास बनने योग्य है? इस चीज़ का कोई मापदंड नहीं है। तो हम इन आधारों पर जो है बुद्धि और विवेक के आधार पर किसी को शासक या दास नहीं बना सकते। अगला है प्रजातंत्र के विरुद्ध है। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा दिया गया है। उसमें क्या है कि सभी व्यक्ति जो है जन्म से बराबर पैदा होते हैं, समान पैदा होते हैं और सबको अपना विकास करने का जो है मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। जबकि ये जो धारणा है ये बिल्कुल प्रजातंत्र के विरुद्ध है। इसमें व्यक्तियों के दो वर्ग बनाकर एक को शासक और एक को जो है दास बना दिया गया है। अगला है अवैज्ञानिक। इसमें क्या कहा गया कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही शासक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या है कि अच्छे वातावरण,
उच्च शिक्षा और उच्च दशाओं में जो है बुद्धिहीन या मंद व्यक्ति भी जो है बुद्धिमान हो सकता है। तो ये जो है वैज्ञानिकता की दृष्टि में बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है, अवैज्ञानिक है। अगला है अरस्तु के सौदेश्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब अरस्तु का जो सौदेश्यता का सिद्धांत क्या था, ये था कि जो मानव है उसके जीवन का लक्ष्य है श्रेष्ठ जीवन जीना, और वो जो है अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास कर सकता है। जबकि ये जो दासता का जो सिद्धांत है अरस्तु का, ये बिल्कुल इसके विरुद्ध है। इसमें उसने खुद ही कहा है कि व्यक्ति जो है जन्म से ही दास होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से दास होते हैं। तो ये इस सिद्धांत के जो बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। अगला है समाज में संघर्ष और अशांति की संभावना। अब जब अरस्तु ने पूरे समाज को दो वर्गों में बांट दिया गया है, दास और शासक, तो ये क्या है, ये संघर्ष और अशांति की संभावना को पैदा करने वाले होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, इसने बताया कि कुछ कानूनी जो है दास होते हैं जिनको युद्ध में हराकर जो है दास बनाया जाता है, लेकिन उनमें बुद्धि भी होती है, नैतिकता भी होती है, स्वयं ये स्वीकार करता है। तो वो व्यक्ति कैसे आराम से रह पाएंगे, कैसे दास का काम कर पाएंगे, तो वो संघर्ष भी करेंगे और समाज में शांति भी होगी। अगला है विरोधाभास। विरोधाभास कैसे है कि अरस्तु एक तरफ तो कहता है कि जो युद्ध में हार जाते हैं वो कानूनी रूप से दास हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि यूनानी जो सभ्यता है या यूनानी जो जाति है वो श्रेष्ठ है और वो युद्ध में हारने के बाद भी दास नहीं होगी। तो उसकी स्वयं की जो विचारधारा है, स्वयं का जो सिद्धांत है दासता का सिद्धांत, उसमें स्वयं ही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।